जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा करंट अफेयर्स और साथ ही में हम चर्चा करेंगे स्टैटिक जीके, जिसमें हम पॉलिटी और हिस्ट्री पर चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में लगे रहे और वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है भारत को फ्रांस से कौन सा राफेल विमान मिला है? क्या 35वां मिला है कि 34वां मिला है कि 33वां कि दोस्तों 36वां? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत को फ्रांस से ध्यान दीजिएगा 36वां राफेल विमान मिल गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत ने फ्रांस से लगभग कितना 60,000 करोड़, कितना दोस्तों 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 विमानों के लिए समझौता हुआ था। कितना? 36 विमानों के लिए समझौता हुआ, जो कि ध्यान दीजिएगा भारत को फ्रांस से 36वां विमान अर्थात अभी हाल ही में मिल गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह विमान जो है फ्रांस से उड़ान भरा और ये यूएई जाकर उतरा। वहाँ पर जाकर ये फ्यूल भरा, यानी एक प्रकार से अपने इंजन में ईंधन भरा, मतलब भरने के बाद क्या हुआ, ये उड़ान भरा वहाँ से यूएई से और भारत की नई दिल्ली में लैंड किया। क्लियर है? और दोस्तों एक पॉइंट ये ध्यान दीजिए, यह जो विमान है एक लड़ाकू विमान है और साथ ही में ध्यान दीजिए दोस्तों, यह जो विमान है डबल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। डबल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। क्लियर है? एक पॉइंट इसमें ये याद रखना दोस्तों, इस मतलब इसे जो है डिजाइन किसने किया था, यानी इसको बनाया किसने था? फ्रांस के, क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, फ्रांस की एक कंपनी थी जिसका नाम है डसाल्ट। क्लियर है? फ्रांस की कंपनी डसाल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा? फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। क्लियर है? तो इस तरीके से इस पॉइंट को दिमाग पे सेट कर लिए दोस्तों, क्योंकि इससे प्रश्न आने की संभावना बन रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? क्या पेरू कि ब्राज़ील कि अर्जेंटीना कि दोस्तों स्विट्जरलैंड? क्लियर है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है वो है पेरू। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, यह आपातकाल है दोस्तों 14 दिसंबर को, कितना? 14 दिसंबर को पेरू में लगाया गया। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि जो पेरू के रक्षा मंत्री हैं, कौन? जो पेरू के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने पेरू के राष्ट्रपति पर क्या महाभियोग की प्रक्रिया लागू की। 7 दिन बाद ये पेरू के राष्ट्रपति, जिनका नाम है पेड्रो, क्या दोस्तों? पेड्रो कैस्टिलो। क्लियर है? कैस्टिलो को यह महाभियोग मतलब एक प्रकार से उन्हें दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें अपने पद को छोड़ना पड़ा। इसी विरोध में पेरू की जनता जो है सड़कों पर उतर गई और क्या करने लगी? धरना प्रदर्शन करने लगी, जिसकी वजह से पेरू में क्या लगाया गया? राष्ट्रीय आपात लगाया गया। क्लियर है दोस्तों? इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय आपात 356 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है और राज्य आपात 352 और वित्तीय आपात जो है दोस्तों 360 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, जो कि अभी तक वित्तीय आपात कभी भी नहीं लगा है। क्लियर है? तो इस पॉइंट को जानते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच कहाँ शुरू होगा? क्या साल झंडी में कि बेंगलोर कि चेन्नई कि दोस्तों उदयपुर? तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य किरण जो युद्धाभ्यास है वो भारत और नेपाल के बीच होता है
और यह जो युद्धाभ्यास होगा वो नेपाल के साल झंडी में होगा। क्लियर है दोस्तों? तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी दिमाग पे रख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा प्रश्न इसमें से ये बनता है कि सूर्य किरण अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, तो वो होता है भारत और नेपाल के बीच। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया? दोस्तों यह क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि ये किससे संबंधित है? धूम्रपान से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए है अर्थात न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड जो देश है उसने अपने यहाँ अपने देश में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने का एक नया कानून पारित किया है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत किस वर्ष तक सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाने की स्थिति में हो जाएगा? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत जो है 2023 कब? भारत 2023 तक सर्वाइकल कैंसर टीका लगाने की स्थिति में हो जाएगा। अब ये सर्वाइकल कैंसर दोस्तों पुरुषों को होता है कि महिलाओं को होता है? तो ध्यान दिए दोस्तों, यह कैंसर जो है महिलाओं से संबंधित होता है। क्लियर है? यह कैंसर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कहाँ होता है? जो महिला की गर्भाशय होता है। क्या? महिला की गर्भाशय का जो मतलब एक प्रकार से गर्भाशय होता है, तो ग्रीवा का कैंसर है ये। क्लियर है? जो गर्भाशय का सबसे निचला होता है मतलब हिस्सा होता है। क्या होता है दोस्तों? गर्भाशय का सबसे निचला हिस्सा होता है। क्लियर है? तो यह गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है। क्या दोस्तों? यह गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है जो गर्भाशय का सबसे निचला हिस्सा होता है। क्लियर है? तो अभी दोस्तों ये जान दीजिए कि यह कैंसर महिलाओं में क्यों और कैसे होता है। दोस्तों इसका सबसे मेन कारण है कि यह जो वायरस होता है या जो कैंसर होता है मुख्य रूप से यौन संपर्क में जब महिलाएं आती हैं या यौन संबंध जो बनाती हैं महिलाएं, उसी की वजह से ये कैंसर होने की संभावना बन जाती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह जो टीका लगेगा 9 से 14 वर्ष की महिलाओं को लगेगा। और दोस्तों इस टीके को कौन बना रही है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इस टीके का निर्माण किया जा रहा है। क्लियर है? तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी दिमाग से सेट कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तंदूर रेड ग्राम। क्या दोस्तों? तंदूर रेड ग्राम किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला है? दोस्तों क्या त्रिपुरा की, मेघालय की, तेलंगाना की, महाराष्ट्र? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी अर्थात तेलंगाना। चलिए अपना अपना क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य में नगर वन स्थापित किया जाए? नगर वन दोस्तों मतलब एक प्रकार से नगरों में वन बनाया जाए। जैसे आप जानते ही हैं तो वर्तमान समय क्या है, जो हमारे देश के वन हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, समाप्त हो जा रहे हैं। क्लियर है? तो सरकार है जो है वो अब क्या करेगी, नगरों में वन लगाएगी, यानी जहाँ पर खाली स्थान रहेगा वहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे। तो इस तरीके से मकान भी रहेगा और पेड़ पौधे भी रहेंगे और क्या होगा, हमारे जो देश का, हमारे जो पृथ्वी का जो वातावरण है वो भी शुद्ध बना रहेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से कौन सा राज्य नगर वन स्थापित मतलब किस राज्य में नगर वन स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, कहाँ पर, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बना है? अमेरिका बना है, जापान की, रूस की, दोस्तों भारत? प्रश्न का आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इस तरीके से ये हमारा करंट अफेयर्स का जो लेक्चर है वो अब समाप्त होता है। अब हम लेक्चर लेने वाले हैं किस पर बताइए? जैसे हिस्ट्री पर। और हिस्ट्री का आज जो हम लेक्चर लेंगे वो होगा सिकंदर महान पे होगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में लगे रहिए और हम मिलते हैं सिकंदर महान के हिस्ट्री के साथ।
तो दोस्तों आज का जो हमारा चर्चा होगा हिस्ट्री में, जैसा कि हमने आपको बता ही दिया था, किस होगा सिकंदर के आक्रमण के बारे में जानेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों सिकंदर महान कौन था, भारत पर आक्रमण क्यों करना चाहता था, और भारत पर ये यानी भारत ही नहीं ये विश्व विजय की कामना इसकी अधूरी क्यों रह गई, इन सभी के बारे में हम अभी जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्या सिकंदर महान का प्रारंभिक जीवन के बारे में। क्लियर है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उत्तर पश्चिम में क्या उत्तर पश्चिम में दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनान के राज्य मेसिडोनिया के शासक सिकंदर के नेतृत्व में लड़ा गया था। क्लियर है? तो उत्तर पश्चिम में दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनान के राज्य मेसिडोनिया के शासक सिकंदर महान के नेतृत्व में क्या हुआ, लड़ा गया था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिकंदर के पिता का नाम पूछता है। क्लियर है? तो आप लोग याद रखिए रही दोस्तों, सिकंदर के पिताजी का क्या नाम था, फिलिप द्वितीय था। तो सिकंदर के पिता का नाम क्या था दोस्तों, फिलिप द्वितीय था। क्लियर है? बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछ लेता है कि सिकंदर के पिता का क्या नाम था। तो सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो 359 ईसा पूर्व में कहाँ का शासक बना था, मकदूनिया का शासक बने थे। कौन? फिलिप द्वितीय बने थे वह। यानी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनके पिता की जब मृत्यु हो गई, यानी सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की जब मृत्यु हो गई, तो उसके बाद 20 वर्ष की अवस्था में सिकंदर, ध्यान दीजिए दोस्तों, 336 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। तो सिकंदर गद्दी पर कब बैठा, ध्यान दीजिए दोस्तों, 336 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। वो भी किस वर्ष की अवस्था में, 20 वर्ष की अवस्था में ये क्या हुआ, राज सिंहासन को मतलब प्रकार से संभाला। क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। और ध्यान दीजिए दोस्तों, सिकंदर काबुल एवं सिंध के मध्य सिकंदरिया नामक एक नगर को बसाया था। इस पॉइंट को बिल्कुल दिमाग पे सेट कर लिए। तो सिकंदरिया नामक नगर कहाँ बसाया था, काबुल और सिंध के मध्य। क्लियर है दोस्तों? ये पॉइंट जानते रहिएगा कि काबुल और सिंध, क्लियर है, के मध्य में, कद मतलब है यही बीच में कौन सा शहर बसाया था इसने, नगर बसाया था सिकंदरिया नामक शहर बसाया था। क्लियर है? तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी दिमाग पर लिख लीजिए, काबुल और सिंध के बीच सिकंदरिया नामक शहर को किसने बसाया था, तो सिकंदर के द्वारा ही बसाया गया था। क्लियर है दोस्तों? सिकंदर के गुरु का नाम पूछता है। तो सिकंदर के गुरु का नाम क्या था दोस्तों, अरस्तु था। क्या है? सिकंदर गुरु का क्या नाम है, अरस्तु। और अरस्तु के गुरु का नाम पूछ लिया जाए तो अरस्तु गुरु का नाम क्या था, प्लेटो था। क्या था दोस्तों, प्लेटो। ये याद रखिए। तो सिकंदर के गुरु का क्या नाम है, अरस्तु, और अरस्तु के गुरु का क्या नाम है दोस्तों, प्लेटो था। क्लियर है? तो इस तरीके से बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। सिकंदर जो है दोस्तों विश्व विजय की कामना रखता था। क्या रखता था, पूरे विश्व पर उसका शासन चले, पूरे विश्व पर उसका राज हो। क्लियर है? तो सिकंदर विश्व विजय की महत्वाकांक्षा रखता था। अपनी इस कामना को पूरा करने के लिए उसने भारत पर 326 कितना 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। तो भारत पर इसने कब आक्रमण किया था दोस्तों, 326 ईसा पूर्व में भारत पर ये आक्रमण किया था। क्यों भारत पर आक्रमण किया था, इसका ये रीजन था दोस्तों, ये विश्व विजय की क्या करता था, कामना, यानी विश्व विजय की ये इसके अंदर एक प्रकार से जीतने की, पूरे वर्ल्ड पर राज करने की इसके अंदर क्या थी, कामना थी। तो इस तरीके से दोस्तों याद रहिएगा, सिकंदर के पिता का क्या नाम था, फिलिप द्वितीय। इसने सिकंदर गद्दी पर कब बैठा, 326 ईसा पूर्व में 20 वर्ष की अवस्था में। सिकंदर ने सिकंदरिया नामक शहर को किस दो शहरों के बीच बसाया था, काबुल और सिंध के बीच। सिकंदर के गुरु का क्या नाम है, अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम क्या है दोस्तों, प्लेटो। सिकंदर
भारत पर यानी एक प्रकार से सिकंदर विश्व विजय की कामना रखता था और सिकंदर ने भारत पर अपना पहला कदम 326 ईसा पूर्व में रखा। तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लिए दोस्तों। सिकंदर का भारत पर आक्रमण करने का मूल कारण ये भी पूछता है कि सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण करने का मूल कारण क्या था। तो सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण करने का मूल कारण दोस्तों धन प्राप्ति की लालसा थी। क्या थी दोस्तों? सिकंदर का धन प्राप्ति की लालसा थी। क्लियर है? क्योंकि उस समय ध्यान दीजिएगा भारत को सोने की चिड़िया के नाम से लोग पुकारते थे। बहुत सारी संपत्ति भारत में थी और सभी देशों से बहुत ही अमीर कंट्री भारत ही एक प्रकार से थी। क्लियर है? तो सिकंदर भारत पर आक्रमण करने का मेन लक्ष्य इसलिए रखा था क्योंकि वो भारत से धन की खूब सारा एक प्रकार से लालसा थी, इसी कारण उसने भारत पर आक्रमण किया, ऐसा मान सकते हैं। क्लियर है? आशा है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो सिकंदर दोस्तों भारत में प्रवेश कैसे किया, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सिकंदर जो है दोस्तों भारत में खैबर दर्रे, याद है, ध्यान दीजिएगा, सिकंदर भारत में खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया था। तो कौन से दर्रे से होकर प्रवेश किया था भारत में? वो खैबर दर्रा। क्लियर है? ये पूछता है प्रश्न कि सिकंदर भारत में किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था। तो सिकंदर भारत में खैबर दर्रे के माध्यम से यानी भारत में प्रवेश किया था। क्लियर है? तो ये पॉइंट बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्लियर है? तो दोस्तों उसका पहला आक्रमण ध्यान दीजिएगा, यानी सिकंदर महान का पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा आम्र से हुआ था। तो ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग में रख लिए दोस्तों कि सिकंदर का पहला आक्रमण, क्लियर है, आक्रमण किससे हुआ था? तक्षशिला, तक्षशिला, क्लियर है, के राजा थे जिनका नाम था आम्भी। क्लियर है? तो आम्भी से क्या हुआ? मुकाबला हुआ, लेकिन आम्भी जो था दोस्तों डरपोक था और उसने तुरंत ही क्या कर लिया? सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर लिया और उसे अपना राजा मान लिया। क्लियर है? तो इस तरीके से सिकंदर महान ने उसे क्षमा किया और इस तरीके से उसका राज क्या हो उसे सौंप दिया। लेकिन बस सिकंदर की कामना यही होता था कि कोई भी राज्य जो है उसके सामने आत्मसमर्पण कर ले और क्या हुआ? उसे अपना राजा मान ले। धन दौलत तो लूटता था, इसकी तो अलग ही बात ही है। क्लियर है? तो आम्भी का ध्यान दीजिए दोस्तों, राज पूछता है कि किस नदी के तट पर स्थित है। तो आम्भी का राज जो है दोस्तों झेलम नदी के तट पर स्थित था। ये पॉइंट याद रखिएगा। आम्भी का राज किस नदी के तट पर स्थित था? तो आम्भी का राज्य झेलम नदी के तट पर स्थित था। और दोस्तों इसके बाद पोरस का राज्य आता है। क्लियर है? पोरस जो है दोस्तों बहुत ही लंबा चौड़ा विशाल शरीर वाला एक राजा था। क्लियर है? जो कि बहुत ही वीर और प्रतापी राजा था। क्लियर है? तो इस तरीके से अब राजा आम्भी जो था वो तो आत्मसमर्पण कर लिया, लेकिन पोरस से अब क्या हुआ? मुकाबला होगा सिकंदर महान की। क्लियर है? तो दोस्तों सिकंदर का भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण, क्लियर है, झेलम नदी के तट पर पुरु या पोरस के साथ हुआ। किसके साथ हुआ दोस्तों? पुरु या पोरस के साथ हुआ था। किस नदी के तट पर दोस्तों? झेलम नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। क्लियर है? तो झेलम नदी के तट पर क्या हुआ? कौन सा युद्ध लड़ा गया दोस्तों? ये प्रश्न पूछता है। तो सिकंदर और पुरु या पोरस के बीच झेलम नदी के तट पर एक प्रकार से यह युद्ध लड़ा गया था। क्लियर है? जो कि एक प्रकार से चिनाब नदी के मध्य में पड़ता है, ऐसा मान सकते हैं। और दोस्तों सिकंदर का भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ। और दोस्तों इसमें एक पॉइंट याद रखिए, इसे पितस्ता, कौन सा दोस्तों? इसे पितस्ता का युद्ध के नाम से पुकारते हैं। यानी जो पुरु या पोरस के बीच युद्ध लड़ा गया था इसे पितस्ता के युद्ध के नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर है दोस्तों? इस युद्ध में ध्यान दीजिएगा, इस युद्ध को एक और नाम से पुकारते हैं हाइडे स्पेस। क्लियर है? हाइडे स्पेस
के युद्ध के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अब इस युद्ध में कौन जीता? तो इस युद्ध में कौन जीता दोस्तों? पुरु या पोरस की हार हुई और सिकंदर की क्या हो गई? जीत हुई। इसका मेन रीजन ये था दोस्तों कि सिकंदर की जो सेना थी वो योग्य थी। क्लियर है? भले ही सिकंदर की सेना छोटी थी लेकिन वो योग्य सेना थी, जबकि पुरु या पोरस की जो सेना थी दोस्तों वो बड़ी थी, काफ़ी बड़ी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी सैनिक थे जो अयोग्यता की श्रेणी में थे। क्लियर है दोस्तों? दूसरा रीजन ये होता है कि जब ये युद्ध लड़ा गया था उस समय क्या मौसम था? बरसात का मौसम चल रहा था और उस समय ध्यान दीजिएगा पूरा जो जमीन था वो कीचड़ नुमा था। क्लियर है? तो पुरु या पोरस की विशाल सेना उस मतलब जमीन पर कीचड़ नुमा जमीन पर लड़ रही थी और बड़ी बड़ी हाथियां थी, जिसकी वजह से क्या हुआ? पुरु या पोरस की हार हुई। इसका मेन ये कारण था कि सिकंदर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आप जाइए, जो हाथियां हैं उनके पैरों पर भाला मारिए। क्लियर है? तो वो लोग भाला मारते थे हाथियों के पैरों पर, तो इस तरीके से हाथियां जो होती थी वो एक प्रकार से भागने लगती थी, जिसकी वजह से सिकंदर, ध्यान दीजिएगा, पुरु या पोरस की जो सेना होती थी बहुत सारी सेनाएं हाथियों के पैरों के नीचे दबकर मर गई। तो बहुत सारे कारण बताए जाते हैं जिसकी वजह से सिकंदर महान जीता था। तो दोस्तों जब युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध समाप्त होने के बाद सिकंदर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाइए पुरु या पोरस को मेरे पास लाइए। तो पुरु या पोरस को जब सिकंदर के सामने लाया गया तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पुरु बहुत ही लंबा चौड़ा हिष्ट पुष्ट था, विशाल शरीर थी उसके, तो उसके सामने लाया गया। वो मूर्छित अवस्था में था। तो सिकंदर ने उसके सामने एक प्रश्न रखा कि हे पोरस, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? तो सिकंदर ने एक राजा के उद्देश्य में बोला कि जिस तरीके से एक राजा के साथ व्यवहार करता है ठीक उसी प्रकार से मेरे साथ व्यवहार किया जाए। तो इसी प्रश्न पर सिकंदर पुरु या पोरस से बहुत ही प्रभावित हुआ और सिकंदर पुरु से क्या कर लिया? दोस्ती कर लिया और सिकंदर ने पुरु की यानी पोरस का सारा राज्य क्या हो उसे वापस कर दिया और आगे बढ़ गया। सिकंदर जो है, ध्यान दीजिएगा, धनानंद यानी एक प्रकार से मगध पर आक्रमण करना चाहता था। मगध का शासक कौन था? धनानंद, यानी उस पर आक्रमण करना चाहता था। क्लियर है? लेकिन इसकी जो कामना थी, इसकी जो एक प्रकार से सपने थे विश्व विजय की कामना का, वो टूटता हुआ नजर आया। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा धनानंद की सेना बहुत ही विशाल सेना थी। क्लियर है? धनानंद की सेना क्या थी? बहुत विशाल सेना थी। और साथ ही में ध्यान दीजिएगा जो सिकंदर की सेना थी, क्लियर है, जो सिकंदर की सेना थी भारत की जो ठंड गर्म है बरसात, इसको झेल कर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और साथ ही में घर परिवार की याद, सैनिकों के जो अंतर्यात्मा में जो शक्ति होती है उसको ढीला कर दिया था। क्लियर है? तो इस तरीके से ध्यान दिए दोस्तों, अब एक नदी बहती थी, उसका नाम था ब्यास नदी। क्लियर है? हालांकि सिकंदर जो है, ध्यान दीजिए दोस्तों, धनानंद पर आक्रमण तो पूर्ण रूप से करना ही चाहता था। तो ब्यास नदी बहती थी दोस्तों, तो सिकंदर अपनी सारी सेना को कहाँ लेके चला? धनानंद से युद्ध करने के लिए। क्लियर है? लेकिन ध्यान दें, ब्यास नदी इतनी उफान में थी उस समय कि जो सेनाएं थी उस ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। क्लियर है? सिकंदर ने अपने सैनिकों में बहुत सारा जोश भरने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसकी एक भी नहीं चली और लास्ट में सिकंदर को अपनी विश्व विजय की कामना को छोड़ना पड़ा। क्लियर है? तो इस तरीके से प्रश्न पूछता है, क्या बताइए, सैनिकों के हट के सामने सिकंदर को क्या हुआ? झुकना पड़ा। क्यों झुकना पड़ा? क्यों? इसका मेन रीजन है कि जो उसके सैनिक थे, क्लियर है, वो भारत के जलवायु से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर घर परिवार की याद के कारण एक प्रकार से उन्हें मतलब ये
युद्ध करने में असमर्थता प्रकट हो रही थी और साथ ही में दयानंद की विशाल सेना से भी वो थोड़ा विचलित हो गए थे। क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से सिकंदर महान क्या हुआ, अपनी विश्व विजय की कामना को छोड़कर वो भारत से जाने का निर्णय लिया। क्लियर है? सिकंदर ने भारत में 2 नगरों को वो बसाया था। कौन सा? 2 नगर बसाया था। उस 2 नगर का नाम है निकया। क्लियर है? 2 नगर क्या था दोस्तों? पहला था निकया। निकया जो था दोस्तों विजयनगर, क्लियर है, कि उपलक्ष्य में बसाया था। और एक था बुकाफेला। क्या है दोस्तों? बुकाफेला। क्लियर है? ये जो था उसके घोड़े के नाम पर बसाया था। क्लियर है? तो सिकंदर ने भारत में किन 2 नगरों को बसाया था? 2 नगर, निकया और बुकाफेला। तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी अपने दिमाग पे दोस्तों सेट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। क्लियर है? और प्रश्न ये भी ध्यान दीजिए, भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम युद्ध जो थी दोस्तों, अंतिम विजय जो थी दोस्तों, वो भारत के राज्य पाटल पर। क्लियर है? यानी एक प्रकार से पाटल राज्य पर उसका अंतिम विजय था। क्लियर है? सिकंदर, ध्यान दें दोस्तों, भारत में 19 महीने रहा। कितने महीने रहा सिकंदर भारत में? 19 महीने सिकंदर भारत में रहा। और 323 ईसा पूर्व में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बेबीलोन में ज्वर की वजह से उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्लियर है? तो इस तरीके से पॉइंट को बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। और यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट ये याद रखिएगा, सिकंदर का थल सेनापति कौन था? तो सिकंदर का थल सेनापति कौन था दोस्तों? वो था सेल्यूकस था। कौन था दोस्तों? सेल्यूकस था सिकंदर का थल सेनापति। और जल सेनापति भी पूछ लेता है कभी कभार, तो जल सेनापति कौन था दोस्तों? वो था क्या? निर्याकस था। क्लियर है? तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। सिकंदर, अब ध्यान दीजिएगा, उसकी तो मृत्यु हो गई, तो उसने ध्यान दीजिएगा सेल्यूकस को, यानी भारत पर जो भी राज्य थे जीता था, यानी सेल्यूकस को सौंप के चला गया था। क्लियर है? तो ये भी पॉइंट जानते रहिएगा। चलिए दोस्तों, अब हमारा ये सिकंदर महान का जो लेक्चर था वो समाप्त होता है। और अपना अपना प्रश्न सुनिए और आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। क्लियर है? तो दोस्तों पॉइंट समझिएगा। सिकंदर, पहले थोड़ा रिवीजन कराते हैं। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम प्लेटो। सिकंदर, ध्यान दीजिएगा, भारत विजय प्रस्थान कब किया? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर भारत में कितने महीने रहा? दोस्तों सिकंदर भारत में 19 महीने रहा। सिकंदर के द्वारा लड़ा गया भारत में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन था? वो था हाइडे स्पेस का युद्ध। किसके किसके बीच लड़ा गया था हाइडे स्पेस का? वो पूर्व या पोरस यानी सिकंदर के बीच लड़ा गया, यानी पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था। क्लियर है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था दोस्तों? तो यह युद्ध जो है झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। क्लियर है? समझ में आया दोस्तों? और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें ये प्रश्न और भी पूछ सकता है, सिकंदर किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया? तो सिकंदर भारत में खैबर दर्रे के माध्यम से प्रवेश किया था। सिकंदर का भारत में आक्रमण करने का मूल उद्देश्य क्या था? तो सिकंदर का भारत में आक्रमण करने का मूल उद्देश्य था धन प्राप्ति की लालसा। सिकंदर ने भारत में किन 2 शहरों को बसाया था या किन 2 नगरों को बसाया था? तो वो था, ध्यान दे दोस्तों, कौन था बताइए? लिसन, निकया और बुकाफेला। निकया जो था विजयनगर के उपलक्ष्य में बसाया था और बुकाफेला जो था दोस्तों अपने प्रिय घोड़े के एक प्रकार से नाम पर बसाया था। क्लियर है? सिकंदर की सेना किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? तो सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। क्लियर है दोस्तों? पॉइंट को समझ रहिए। सिकंदर ने सिकंदरिया नामक नगर किन 2 शहरों के बीच में बसाया था? तो काबुल और सिंध के बीच सिकंदरिया नामक नगर को बसाया था। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। सिकंदर की मृत्यु
कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। क्लियर है? किसकी वजह से? ज्वर की वजह से हुआ था। सिकंदर के थल सेनापति का क्या नाम है? सिकंदर के थल सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर है। और सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या है दोस्तों? तो सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या है दोस्तों? चलिए बताइए, निरयाकस है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने 5 मिनट में 2 मिनट में पूरी सीरीज को ख़त्म कर दिया। और सिकंदर का भारत में, क्लियर है, प्रथम आक्रमण कौन था? तो राजा आम्ब के साथ हुआ। राजा आम्ब ने तुरंत ही क्या हुआ? सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर लिया था। क्लियर है? तो इस तरीके से इस पॉइंट को बिल्कुल भी दिमाग में सेट कर लीजिए। तो दोस्तों आइए अपना अपना क्वेश्चन सुनिए। तो पहला प्रश्न है, हाइडे स्पेस का युद्ध, स्पेस का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बीच लड़ा गया था। क्लियर है? तो पॉइंट को समझिएगा दोस्तों, हाइडे स्पेस का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। सिकंदर का जल सेनापति कौन है? जल सेनापति कौन था? क्लियर है? प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? क्लियर है? चौथा क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत में किन 2 नगरों को बसाया था? नगरों को बसाया था। क्लियर है? इस प्रश्न का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, बिल्कुल भी समझ लीजिए, अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा कि सिकंदर के गुरु का क्या नाम है? गुरु का क्या नाम है? तो इस 5 प्रश्नों का आंसर आप तुरंत दे सकते हैं यदि आप लेक्चर को अच्छे से सुने होंगे तब। हाइडे स्पेस का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? सिकंदर का जल सेनापति कौन था? सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर ने भारत में किन 2 नगरों को बसाया था? सिकंदर के गुरु का क्या नाम है? तो इन प्रश्नों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लेक्चर को क्या करते हैं, आगे ले चलते हैं, जो कि पॉलिटी पर होगा। तो दोस्तों वीडियो में लगे रहिए और हम मिलते हैं पॉलिटी के लेक्चर के साथ। चलिए दोस्तों, आज का जो हमने पॉलिटी का लेक्चर और जो चैप्टर चुना है दोस्तों, आज का जो हमने पॉलिटी का चैप्टर चुना है वो है प्रस्तावना यानी उद्देशिका। क्लियर है? तो दोस्तों आज का जो हमारा चर्चा होने वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर होगा। क्लियर है? जो कि प्रस्तावना से भी हमें प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा, किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना की अगर भाषा पूछता है, यानी जो भाषा इसमें लिखी गई है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। और प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो लिया गया है किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब प्रस्तावना यानी उद्देशिका की जरूरत क्यों पड़ी संविधान में, आइए थोड़ा सा पॉइंट इसके भी बारे में हम लोग समझते हैं। दोस्तों संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने, कौन? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने
13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका पेश किया था। कहाँ पेश किया था दोस्तों? संविधान सभा में। किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, उद्देशिका पेश किया था। क्लियर है? तो उसमें ये बातें की गई थी कि संविधान हमें किस तरीके से बनाना है। क्लियर है? इसी उद्देशिका से जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव था संविधान निर्माण के अंतिम चरण में, कब दोस्तों? अंतिम चरण में प्रस्तावना के रूप में संविधान सभा में पेश किया गया। यही कारण है कि प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये पॉइंट समझ लीजिएगा। क्लियर है? तो संविधान में प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की शुरुआत दोस्तों कहाँ से होती है? हम भारत के लोग लास्ट में 26 नवंबर 1949 को अंकित करते हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। क्लियर है? तो इसको थोड़ा मिटाते हैं और हम कुछ पॉइंट्स के बारे में समझते हैं। तो प्रस्तावना में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या है? आइए थोड़ा हम लोग इसको समझते हैं। तो प्रस्तावना में ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है? संविधान का स्रोत। क्लियर है? पहले संविधान के स्रोत। क्लियर है? दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, स्वरूप कैसा होना चाहिए प्रस्तावना की। क्लियर है? तीसरा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए प्रस्तावना का, यानी प्रस्तावना का उद्देश्य किस तरीके से होना चाहिए, ये चीज़ है दोस्तों। प्रस्तावना का स्रोत कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए कैसा? हम भारत के लोग यानी जनता, यानी क्या? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भाई यानी जनता भी लिख सकते हैं। क्लियर है? स्वरूप कैसा होना चाहिए प्रस्तावना की? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या दोस्तों? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है समाजवाद। क्लियर है? तीसरा है पंथ निरपेक्ष। क्लियर है? पंथ निरपेक्ष। और चौथा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चौथा है लोकतांत्रिक। और पांचवा है गणराज्य। क्लियर है? तो प्रस्तावना का स्वरूप कैसा होना चाहिए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। कहीं कहीं गणतंत्र भी लिखा रहता है तो कंफ्यूज नहीं हो। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों? तो उद्देश्य यानी इसकी न्याय कैसा होना चाहिए दोस्तों? ध्यान दीजिए, इसका न्याय होना चाहिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हित में। क्या दोस्तों? इसका न्यायिक व्यवस्था कैसा होना चाहिए? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। क्लियर है? इन तीनों के हित में क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए। ये प्रस्तावना का उद्देश्य है। क्लियर है? तो दोस्तों ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक पॉइंट और भी समझते हैं। कुछ लोगों ने प्रस्तावना को क्या क्या नाम से संबोधित किया है, इसके भी बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे M.A. पालकीवाला। कौन? M.A. पालकीवाला ने संविधान को क्या कहा था? क्लियर है? तो पहले हम जानेंगे किसके बारे में? M.A. पालकीवाला। इन्होंने संविधान को क्या बोला था, यानी प्रस्तावना को क्या बोला था? परिचय पत्र बोला था। क्या बोला था दोस्तों? परिचय पत्र बोला था। परिचय पत्र बोला था। तो M.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या बोला था? परिचय पत्र बोला था। क्लियर है? और अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर। क्या दोस्तों? अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर। क्लियर है? इसने क्या कहा था दोस्तों? दीर्घकालीन सपनों का प्रस्तावना। क्लियर है?
क्या बोल रहे थे दोस्तों, दीर्घकालीन सपनों का प्रस्तावना है ये। क्या बोला था, आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर ने दीर्घकालीन सपनों का क्या है, प्रस्तावना है। B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था, इनकी भी बातें सुन लीजिए दोस्तों। B.R. अम्बेडकर ने प्रस्तावना को क्या कहा था, संविधान की कुंजी कहा था। क्या कहा था, संविधान की कुंजी। तो संविधान की कुंजी किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। क्लियर है, किससे कहा था दोस्तों, प्रस्तावना को कहा था। क्लियर है, तो इस तरीके से पॉइंट समझते रहिएगा। एक आया था केस बेरूबारी संघवाद 1960। कौन सा, बेरूबारी संघवाद 1960 है। तो बेरूबारी संघवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना, ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या दोस्तों, प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। तो किसने कहा था, कौन से केस ने कहा था, बेरूबारी संघवाद 1960 में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। क्लियर है, तो पॉइंट समझ गए। तो बेरूबारी संघवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संविधान का यह भाग नहीं है, अतः इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये बेरूबारी संघवाद 1960 ने कहा था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद केशवानंद भारतीय बनाम, क्लियर है, केरल राज्य। क्लियर है, इसमें क्या बातें की गई ये जानती, ये 1973, कब, 1973 में। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि जो प्रस्तावना है, यानी ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग है, अर्थात इसके में कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। क्लियर है, इसमें यानी एक प्रकार से इसके मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो क्या दोस्तों, क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। क्लियर है, और मूल ढांचे में कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। जो मूल ढांचा है इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत संशोधन का के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रस्तावना था, उद्देशिका था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। क्लियर है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अपना अपना क्वेश्चन सुनिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इससे आपका क्या होगा, थोड़ा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों पहले आप जो हमने पढ़ाया था उसको थोड़ा रिवीजन करा लेते हैं, तो उसके बाद आपको बताते हैं। तो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका को किसने पेश किया था दोस्तों, वो किए थे जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। तो उद्देशिका किस देश के संविधान से लिया गया है, उद्देशिका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उद्देशिका में ध्यान दिए दोस्तों, समझिएगा, उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है, वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्लियर है, उद्देशिका यानी प्रस्तावना का प्रारंभ किससे होता है, हम भारत के लोग से। प्रस्तावना का स्वरूप कैसा होना चाहिए, समाजवाद, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, अखंड गणराज्य, ऐसा होना चाहिए। क्लियर है। और दोस्तों किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, किसने कहा था, तो दोस्तों ये कहा था M.A. पालकी वाला ने कहा था। किसने कहा था प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का घर है, तो आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था। क्लियर है दोस्तों, एक पॉइंट इसमें याद रखना रहिएगा, एक आया था 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 नए वर्ड जोड़े
गए थे। क्लियर है? कितने? 3 नए वर्ड जोड़े गए थे। क्लियर है? एक जोड़ा गया था समाजवाद। क्लियर है? पहला क्या था दोस्तों? समाजवाद। दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था दोस्तों अखंडता। अखंडता। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन से 3 वर्ड जोड़े गए थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब जोड़े गए थे। क्लियर है? तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा जो है लेक्चर समाप्त होता है और दीजिए आप आंसर कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है उद्देशिका किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान से लिया गया है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन याद रखिए दोस्तों, किसने उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा है? संविधान की कुंजी कहा है। किसने कहा है दोस्तों? प्रश्न का आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। किसने उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा है? क्लियर है? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। भारतीय या ऐसे लिख सकते हैं किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो ये 3 प्रश्नों का आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। पहला है उद्देशिका किस देश के संविधान से लिया गया है? क्लियर है? किसने उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा है? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो इन 3 प्रश्नों का आंसर कहाँ देना है? आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है वो समाप्त होता है। क्लियर है? कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।